होगा ना, मैं भी थोड़ा जानता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन है ये कि सेल्स आपको दिया हुआ है, आपको मालूम है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ये श्योर शॉर्ट है कि आएगा ही इफ द पैटर्न इज फॉलोड प्रॉपरली। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जानता हूं कि जब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा। हम हमेशा इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि पहली बात तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूले अगर नहीं भी याद हैं तो पहला काम करो, बिल्कुल हम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने की अगर बात करें तो जीरो लेवल से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको नहीं आ रहा है तो सारे फॉर्मूले को एक जगह कंपाइल करके, एक तो पहला काम करो कि एक छोटा सा पॉकेट डायरी की तरह बनाओ जिसमें लेसन वाइज सारे फॉर्मूले को रख लो। बिल्कुल मैं जीरो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि एकदम सारे फॉर्मूले को एक साथ रख लो, और फिर जब सॉल्व करने आओ तो आपके पास बुक होगी, इस बुक को सामने रखो और सारे फॉर्मूले को स्प्रेड करके रख लो, और तब फिर आप बनाने बैठो। हो सकता है आपसे नहीं बने, आप घबराओगे, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने का कि मैंने कोशिश किया। जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं वो आगे क्वेश्चंस देखें और करते रहें, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चंस को मैं पहले अपने जो नए बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं करूंगा, इसके बाद फिर मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। तब तक आप जो क्वेश्चंस है उसको आप देखते जाइए और करते जाइए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो उसको कर लें, ठीक है। दिस ओल्ड बैच कैन डू दिस मच, ओके। अगर उनको लगता है कि नहीं इनको समझ में आ रहा तो ये इस साथ साथ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले बच्चा आप लोग देखिए कि फॉर्मूला हमारे पास है क्या। तो वैल्यू एडेड का हमारा जो फॉर्मूला है, मुझे दिक्कत ये है कि मुझे मेरा खराब हो गया, हाथ से लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारा इस लेसन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने क्या बताया था, पहला तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सेल्स, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इज इक्वल टू सेल्स, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जो हम विशेष जो फॉर्मूले हैं उनको हम लिखते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। हर जगह हर फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, यू ट्राई टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस, ओके। दूसरा हमारा फॉर्मूला है वीओ का ही, हम बार बार वीओ नहीं लिखेंगे इसलिए कि वो माउस से लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए इस बार लिख दिया, अब अगली बार से वीओ नहीं लिखूंगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सेल्स आप नोट करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जिनको आता है वो ठीक है, लेकिन वो भी लिखें, सेल्स प्लस चेंज के लिए हम डेल्टा वर्ड ये फिगर का यूज करते हैं, चेंज इन, ये आई है, इन स्टॉक, ठीक है। भरपूर कोशिश है प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की तरह अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का, मेरे पास खूबसूरत मौका है, अब मैं उस मौके को जाने नहीं देना चाहता, बहुत दिक्कत हो रही है इससे माउस से लिखने में। इसके बाद फिर इसका हमारा एक और फॉर्मूला है, देख लो, ये देख लिया, यही होता है, ये कुछ नहीं है, ये इक्वल लिख रहे थे, ठीक है। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, हम फैक्टर पेमेंट्स के आधार पर जो कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, जिसे हम बताते हैं कॉस्ट कंपोनेंट्स और रेवेन्यू कंपोनेंट, तो हम कॉस्ट के बेस पर, मतलब हमारा फैक्टर पेमेंट यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही है, ओके। ये ऊपर जो लिखा हुआ है यही यहाँ भी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर्स का जो पेमेंट है हम इसको FP लिख रहे हैं, फैक्टर पेमेंट, ओके। जिसमें हम जानते हैं क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन फैक्टर ऑफ पेमेंट्स को जो रिम्यूनरेशन मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट, प्लस IC में लिख रहा हूं, मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आप ध्यान रखेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस क्या है,
मैं डी में ये देखो लाइन ये गड़बड़ हो रहा है। ये आप क्या पढ़ेंगे लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ये स्क्रीनशॉट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन है। इसको क्या है? ये डेप्रिसिएशन है। ओके, ये आप क्या पढ़ेंगे? डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन। और प्लस ये देखो फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आप ये उम्मीद मत करो कि हो पाएगा। NIT, थोड़ा सा हम फॉर्मूले को एलेबोरेट भी करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है बेटा पुराने सेक्शन, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, ताकि आपका काम रुके नहीं, आप उस पर स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि आपको ये जरूरी है कि आप स्ट्रगल ज्यादा करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और ये भी, अगर ये भी हो गया हो तो आगे इसके लिए भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आशुतोष? आशुतोष? यस सर। हाँ ठीक है, आप करते रहिए, उसको स्ट्रगल करते रहिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। और NIT आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये भी हमको शुभांकिता ये भी ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि NIT क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। देखो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। IT माइनस सब्सिडी, जहां जिसकी जरूरत होगी मैं एलोबरेट करूंगा, ठीक है। यहाँ चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इसको मैंने बताया था याद रखने के लिए, क्या CS अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो हम C को पहले लिखेंगे, और O बाद में आता है तो O को बाद में लिखेंगे, तो OS। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये चीज जो कि इसके स्पीडअप फॉर्मूले है उसको भी याद आपको रखना पड़ेगा, और मेन इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो हमारा ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 फॉर्मूले आपको निकल के आते हैं। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। और ये फैक्टर पेमेंट है ना, यही है हमारा NVA, नेट वैल्यू एडेड एट FC। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये अब ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आपके सामने हम क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं। अब हमको दिया क्या हुआ? देखो सेल्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। आपके व्हाट्सएप में भी मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, इकोनॉमिक्स D एंड F वाले ग्रुप में, और आपके गूगल क्लासरूम में भी दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन अपने सामने रख लें और स्क्रीनशॉट ले लें अगर जरूरत पड़ी तो। मैं जैम बोर्ड पर ओपन कर रहा हूँ वापस, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस को साथ में रख लिया? सब लोगों ने रख लिया? नोटबुक सब निकाल लेंगे? निकाल लिया? यस सर। हाँ, तो इसको हम आपके सामने अपने पास रख लो, इसके अंदर फिर हम इस पर एफर्ट करेंगे। तो सबसे पहले भी देखो हम आते हैं वापस जैम बोर्ड पर आते हैं, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेल्स और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने फॉर्मूला पहले लिखा पिछले साइड में देखो, केवल सेल्स का जो लिखा था ना ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हमारे फॉर्मूले में ये फिट होने लगा है। ओके, तो अभी देखो पहले ही नजर में आपने क्या किया, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को अलग कर दिया, आप इस फॉर्मूले पर रिलाई करने लगे, ठीक है। ऐसे ही करके वो काम करना है, ठीक है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। हाँ, देखो अब हमारे पास क्या, परचेज ऑफ मशीन है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स, ये सेल्स है लिखा हुआ, सेल्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट है। एक तो हमारा हम उसको लिखते हैं DS, मतलब डोमेस्टिक सेल्स, इसको याद रख लेंगे, इसको लिख लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स। सेल्स के 2 कंपोनेंट हो गए, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी तो सेल्स ही है, तो हम इसको इसके जगह हम लिख रहे हैं EX, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो सेल्स के 2 कंपोनेंट। क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी केवल सेल्स दिया होगा, कभी कभी ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, गेटिंग पॉइंट? तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये दिया हुआ है
तो इन दोनों में से कोई भी हो, इसको हम नहीं लेंगे, विल नॉट टेक इफ डायरेक्ट सेल्स दिस इज गिवन। इसी को मैंने अपने शब्दों में कहा है, बाप को पकड़ो, अभी ये बाप ही है ना, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, मतलब दो बेटे हैं, तो ये बाप हो गया, तो बाप को पकड़ो, इसको ले लेंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे, किसको, डोमेस्टिक सेल्स को और एक्सपोर्ट को। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चन में एक बार फिर हम आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीन दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, जहां समझ नहीं आएगा पूछ भी लेंगे अगर आपको लगता है कि नहीं समझ। सेल्स ये तो है ही है, और प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, गेट योर पॉइंट, चेंज इन स्टॉक, ये स्टॉक है, या आप देख लेंगे, आप स्टॉक में लिख रहा हूँ, दिक्कत हो रही है लिखने में मुझे, वो हाथ से लिखने वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अगर इसके जैम बोर्ड को ओपन करूँ, उसके नहीं ओपन नहीं कर पाऊंगा, अचानक समझ में नहीं आता है मुझे उतना, ठीक है। सेल्स, सेल्स कितना दिया हुआ है आपका, 600 दिया हुआ, ठीक है, और 600 हम लिख लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आप जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 40, निशांत, ओके, शुभांकिता, ओ माय गॉड, यस सर। गड़बड़ हो जा रहा है। ये 40 दिया हुआ बेटा, 40 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 600 प्लस, बताओ 30 है कि 10 है, मुझे किसी दूसरे क्वेश्चन का याद आ गया, 10 है, माइनस 10 होगा। हाँ 10 है, 10, सॉरी कुछ दूसरे क्वेश्चन का याद आ गया, ठीक है, 40 माइनस 10, तो ये कितना हो गया, 630, 630, देखो बड़ी मुश्किल से काम हो रहा है, 630, अब कल से इस पर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, 630, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया हमारा, 630 हो गया, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वैल्यू एडेड निकालना है, तो हमको वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड यहाँ लिखेंगे, वैल्यू VA लिख रहा हूं मैं, कम लिखना पड़ेगा, VA वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यस, ऐसे बोलोगे तो मजा आ जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, अब क्वेश्चन में देखो कि आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ही हो गया, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो चाहे जो भी हो, सब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन जो है वो इन्वेस्टमेंट गुड्स है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा, ठीक है, परचेज ऑफ मशीन जो इन्वेस्टमेंट गुड, ये हमारा नहीं होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना है, 630 आपने अभी जस्ट निकाला है, 630 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपका वैल्यू कितना है, 200, तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 430, तो इसमें मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, हम लाख और करोड़ के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, बस हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ये तो मालूम ही आपको रुपीज होगा, और ये अगर क्वेश्चन में लाख है तो लाख होगा, और नहीं तो करोड़ होगा तो करोड़ होगा। ओके, इसमें कोई मतलब वो इशू नहीं, समझ में आई बात, समझ में आई बात, बोलो भाई। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, फर्म ए सेल्स टू फर्म बी फॉर ₹60 करोड़ एंड फॉर 80 करोड़ टू हाउस होल्ड। किसको, फर्म ए ने किसको सेल किया है, बी को सेल किया है और हाउस होल्ड को सेल किया, ठीक है। फर्म बी सेल्स फॉर 100 करोड़ टू फर्म सी, बी ने किसको सेल किया है, 100 करोड़ का माल सी को किया है, और सी ने किसको किया है, 120 करोड़ टू हाउस होल्ड। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी, तो फर्म ए बी और सी तीनों का हमको वैल्यू एडेड निकालना है। क्वेश्चन तो ये है ना, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय
फर्म ए बी सी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान जो तरीका है, आप इसको कॉलम बना लो। ठीक है, ऐसे करके कॉलम बना लो। ठीक है, एक पहले में कॉलम में हम क्या लिखेंगे, फर्म, हम एफ लिख रहे हैं ताकि हमको कम लिखना पड़े, आप जरूर कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा हम लिख दिए क्या, दूसरा कॉलम बनाए, उसमें क्या लिखें, वी ओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और ये किसके बराबर होता है, ये सेल्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टॉक वगैरह नहीं दिया है, इसलिए उसकी चिंता हम नहीं कर रहे। ठीक है, सेल्स के बराबर। ठीक है, इसके बाद हमारा वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि अभी जस्ट आपने यूज किया फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक कॉलम हमने क्या लिखा, आईसी लिख दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फिर फाइनल हमने किया इस, देखो क्वेश्चन के नेचर को समझते हुए हम ये काम कर रहे हैं, वैल्यू एडेड, ए लिख दिया, वैल्यू एडेड। इतना समझ में आया आपको कि इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या बन रही है, समझ में आई बात, बोलो बेटा, बोलिए, बोलो भाई। यस सर। अगर इस, हाँ, स्ट्रेटजी यस सर। एफ मतलब फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, चेंज ऑफ स्टॉक नहीं दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड। इसके बाद फर्म कितने हैं, 3 फर्मों की चर्चा होगी, हमने ए लिख दिया। ठीक है, कॉलम बड़ा बड़ा बना लिया ताकि कुछ लिखना होगा तो लिख देंगे, फिर बी लिख दिया, और फिर कॉलम बना दिया, रो ड्रॉ किया और कॉलम बन जाएगा। ये हमारा कॉलम बन गया, ये हमारा कॉलम, ये हमारा कॉलम। तो पहला काम क्या किया हमने, पहली बात तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, हम चीजों को सही तरीके से रखना चाह रहे हैं, जैसे क्लास में बॉयज ने इतने मार्क्स पाए, आरुषि ने इतने मार्क्स पाए, आयुषी ने 99 पाया, आरुषि ने 99 पाया, तानिया ने 99 पाया, मान लो ऐसे है। ठीक है, ऐसे निशांत ने 99 पाया, ऐसे कुछ मान लो ऐसे मार्क्स दिए। अब उसमें हमको सेग्रीगेट करना है, 12th एफ के कितने बच्चे हैं, 12D के कितने बच्चे हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो आपने 11th में आप टेबुलेशन वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो सेग्रीगेट करना आप जानते हैं। आप इंफॉर्मेशन को पहले, जब तक आप इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, देन इट विल बी द वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द आंसर। तो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम देखो एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। हमने पहले क्या किया, फर्म लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, चेंज इन स्टॉक नहीं है, व्हेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वैल्यू एडेड निकालना, हमको निकालना क्या है, दिस 4 कॉलम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल्स टू फर्म ए सेल्स टू बी फॉर ₹60 करोड़ एंड 80 करोड़ टू हाउस होल्ड। ठीक है, उसी के अनुसार हम यहाँ कॉलम में भरते जाएंगे। क्या लिखा, सेल्स टू, एस लिख रहा हूं, सेल्स टू, यहां लिख लें, आप लोग पूरा लिखेंगे, एस टू बी। अब यहाँ एस टू बी कहोगे तो एस आप अल्फाबेट मत समझना, सेल्स टू बी है। ठीक है, आप लोग लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी आलस से करोगे बाद में दिक्कत होगी, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको। सेल्स टू बी, सेल्स टू बी कितना है, बोलिए 60। सेल्स टू बी कितना है हमारा, 60, कितना है 60। ओके, आर गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई। और एस टू कितना है, हाउस होल्ड, दिखा है ना, हाउस होल्ड। तो आई एम नॉट राइटिंग हाउस होल्ड उतना बड़ा सा, आई एम जस्ट राइटिंग एच, कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, तो सेल्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कितना है 80। ठीक है, 80। ठीक है, हाउस होल्ड इज व्हाट, 80। अब आते हैं फर्म बी सेल्स रुपीज, ठीक है, फर्म बी सेल्स ₹100 करोड़ टू फर्म सी एंड फर्म सी सेल्स 120 करोड़ टू हाउस होल्ड्स। ठीक है, फर्म बी सेल्स 100 करोड़ टू सी, तो फर्म बी आते हैं, जेम बोर्ड पर वापस आते हैं, फर्म बी के सामने आगे, यहाँ एस टू सी, एस टू सी, सेल्स टू
सी, फर्म सी। ठीक है, आप इससे भी याद रखोगे, मैंने जितने भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है वो फर्म है। सेल्स टू सी वो कितना है हमारा, ये 100 है। ठीक है, ये 100 है। और फिर सी क्या है, सेल्स टू हाउस होल्ड। सेल्स एस टू, ये 5 की तरह दिख रहा है, एस टू हाउस होल्ड लिख लेना भाई, ये स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला बेटा। एस टू सेल्स टू हाउस होल्ड, एस टू एच। ठीक है, अब वो कितना फिगर है हमारा 120। ये बेटर रहेगा कि हम इसको भी एक कॉलम के अंतर्गत ही डिवाइड कर लें। तो हम क्या करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ये इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स हमने एक कंस्ट्रक्ट कर दिया। देखो सारे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपके सामने व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर, क्योंकि हमको वैल्यू एडेड निकालने के लिए कितना वैल्यू एडिशन हुआ, हमको ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मालूम होना चाहिए और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मालूम होना चाहिए, जो कि आप अभी यहाँ देख चुके हैं कि वैल्यू एडेड में हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं हो। अब देखो धीरे धीरे आप आ रहे हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखो आप सेल्स टू हाउस होल्ड किए हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना हुआ, पहले बाद में तो चूंकि वो स्टार्टिंग वहीं से है, हम इसलिए उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट की चर्चा ही नहीं हुई है। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ ये ऑफ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ये ऑफ है आपका। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, आई लिख देता हूं मैं, आई लिख देता हूं इनपुट। आप पूरा लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना है यहां पर 0 होगा। ठीक है, उसकी चर्चा ही नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो वैल्यू एडेड कितना हुआ, जब कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, सेल्स टू बी है और सेल्स टू हाउस होल्ड है, वो कितना 60 और 80 है। तो हमारा वैल्यू एडेड कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60 प्लस 80 माइनस 0 140। इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलिए बेटा, इसमें किसी को डाउट है? चलिए अब हम आते हैं बी फर्म की तरफ। सेल्स टू सी 100 है, ओके, और ये ए ने बी को बेचा है कितने का, 60 रुपीज का। तो जो बी को बेचा है तो फिर बी ने सी को बेचा है, तो बी ने ए से जो परचेज किया था उसको उसने क्या किया, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज किया, उसको मॉडिफाई किया, फिर उसको बेच दिया उसने। तो परचेज यहां क्या लिखेंगे, परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले कॉलम में लिख रहे हैं पी फ्रॉम ए, मतलब परचेज फ्रॉम ए। ठीक है, पी फ्रॉम ध्यान से आप पूरा लिखेंगे, पी मीन्स व्हाट, परचेज फ्रॉम ए। कितना है हमारा परचेज फ्रॉम ए, कितना है बोलिए भाई, 60। हाँ, तो परचेज फ्रॉम ए यहां ले लेता हूं आसानी से, परचेज फ्रॉम ए वो कितना हमारा 60 होगी। तो हमारा अब बताइए वैल्यू एडिट कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट में 100 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 60 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, तो कितना हो गया ये 40। वेरी गुड। अब आते हैं सी। ठीक है, सेल्स टू हाउस होल्ड दिया हुआ कितना 120, लेकिन देखो बी ने सी को बेचा है, तो सी ने बी से जो परचेज किया उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह यूज किया और उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो सेल्स टू हाउस होल्ड, फाइनली वो हाउस होल्ड को सेल करता है कितना में 120, लेकिन उससे परचेज भी तो किया था, तो पी परचेज फ्रॉम बी फॉर बी फर्म, बी से मतलब क्या, बी फर्म। ओके, बी कितना है 100। ठीक है, ये 100 है लिखा हुआ। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट 120, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100, वैल्यू एडेड कितना हुआ 20। वेरी गुड। ठीक है,
तो टोटल कितना हो गया वैल्यू एडेड, समझ में आया? अगर टोटल पूछे मान लो तीनों फर्मों का, क्वेश्चन में तीनों फर्म नहीं पूछ रहा है शायद, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी अलग अलग पूछ रहा है, तो अलग अलग ये 120 हो गया, यही आंसर हो गया 120 140 सॉरी 40 और 20। समझ में आई बात? आगे पॉइंट बोलो भाई, बोलिए, समझ में आया? यस सर। यस हाँ, सर। इसमें सर? क्या करना क्या होगा? हाँ बोलो बेटा। सर सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए ना। इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, देखो आपको निकालना क्या है पहले दिमाग में बेटा, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए कि वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपने ध्यान में लाया, ओहो हाँ सर ने चर्चा तो किया था कुछ, दैट इज वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अरे भाई अब वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? तो आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन को सजा दिया। आपने क्या किया, फर्म ए की चर्चा हुई है, फर्म बी की चर्चा हुई है, फर्म सी की चर्चा हुई है, उन सारे फर्मों के द्वारा जो किया गया काम है उसको सजाने का काम करें। और किस तरीके से सजाने का काम करें जिससे हमको आंसर मिले। तो हमको वैल्यू एडेड निकालना है, हम जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको चाहिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक कॉलम बना लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक कॉलम बना लिया, और उनके द्वारा सेल्स किए गए चीजों को एक तरह सजा के लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या किया, सेल्स टू बी, हमने देखा कि फर्म ए ने किसको बेचा है सामान, बी को बेचा है और हाउस होल्ड को बेचा है। हमने लिख दिया बी को बेचा हुआ सामान, हाउस होल्ड। अभी बस क्वेश्चन ही लिख रहा है जो दिया हुआ है, जो आपको विजिबल है। उसने 60 बेचा किसको, बी को, हाउस होल्ड को बेचा 80। ओके चलो भाई, अब इसमें देखते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है क्या? नहीं होगा, चर्चा ही नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट जीरो मैंने कर दिया। अब ये जीरो कर दिया, कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीरो हो गया, सेल्स दिया हुआ है, तो वैल्यू एडेड क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 140 हो गया, बिल्कुल आसान। अब हम बी के पास आते हैं। बी से क्या होता है कि वो सी को बेचता है, ठीक है, उसका तो सेल का काम देख लिया, ये सेल्स वाले कॉलम में देख लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो किया उसने 100 का सेल्स किया उसने। अब उसने चूंकि वो बी ने ए से परचेज भी किया है, या कह लो ए ने बी को सेल किया है, या बी ने ए से परचेज किया, बात बराबर है। तो परचेज फ्रॉम ए कितना है, 60 है वो। तो अब हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मालूम हो गया, दैट इज इक्वल टू सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मालूम है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मालूम है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल देंगे तो वैल्यू एडेड निकल जाएगा, दैट इज 40। ठीक है, नाउ आप थर्ड फॉर्म के पास आइए, सी के पास। उसके बिहेवियर को देखिए, उसने कितने का बेचा, सेल्स टू एच हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को उसने बेचा कितने का, 120 का, लेकिन उसको बी ने बेचा था, मतलब सी ने परचेज किया था, तो परचेज फ्रॉम बी बाई सी। ठीक है, परचेज बाई सी फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम बी। बी से कितना परचेज किया था, 100 का, 120 को बना के बेचा उसने। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम माइनस कर दें किससे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तो हमारा वैल्यू एडेड निकल जाएगा। तो 120 माइनस 120। अब यही पूछता है कि फर्म का वैल्यू एडिशन कितना होगा, तो ए बी और ये सी। ठीक है, और ये हमारा आंसर निकल गया। अगर तीनों का पूछता तो फिर तीनों को जोड़ना पड़ता, अलग अलग पूछा इसलिए अलग अलग रख दिया। समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशुतोष इट्स ओके बेटा? यस सर। आयुषी, नंदिनी, आरुषि, तानिया, और कौन कौन बच्चे हमारे, निशान? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अंकित कुमार राय, अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, आयुष पचौरी, दीपेंद्र, दीक्षा, हिमांशु, नंदिनी, प्रिंस, राहुल, रितिका, रिया शर्मा, रिया पाठक दोनों, सचिन, साहिन, संदेश, सुजीत, स्नेहा, शुभांकिता,
उपेंद्र, उत्कल, साहू, वर्षा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? अब आप आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पर आप आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे निकालेंगे? निकालिए। आशुतोष निकला बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 निकला? पुराने बैच के बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 निकला? बोलिए, किसी का आंसर आया? अच्छा, ये इस बैच वाले बच्चे आप लोग करे हुए कुछ करोगे, ट्राई करोगे? बोलिए, ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसका तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। चलो आप कोशिश करो, मैं बोल रहा हूं, आप कोशिश करो कि मैं बनाऊं। चलो मैं बोलता ही करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे बेटा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखो कि आपके में क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो आपका डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। एक्सपोर्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो आपको देखो दिमाग में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स नहीं यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला यूज होगा, पहला काम। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या दिया, डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ, एक्सपोर्ट दिया हुआ। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले क्या दिखाया था आपको इससे पहले वाले स्लाइड में देखो, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो सेल्स नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या, आपको क्या दिया हुआ है, देखो डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट दिया हुआ है। मतलब समझ में आया बात? वो जो हमने कहा उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को दोनों को जब जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, सेल्स आएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ओके चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, एस लिख रहा हूं बस, आप पूरा लिखेंगे, प्लस डेल्टा इन स्टॉक, डेल्टा इन है ये स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या है, चेंज इन स्टॉक। समझ में आई बात? बोलो बेटा। सर। हमने ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात की गई है। दूसरी बात, सेल्स के हमने बताया आपको दो कंपोनेंट क्या क्या, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। अब देखो डायरेक्ट सेल्स नहीं दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास फिगर क्या क्या आ गया, 2700। क्यों आ गया बोलो? डोमेस्टिक सेल्स कितना है, 2500। इसको आप सजा के लिखेंगे, मैं ऐसे बता रहा हूँ। डोमेस्टिक सेल्स कितना है 2500 और एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट कितना है 200। तो कितना होगा 2500 प्लस 200, 2700 होगा। बोलो भाई, बोलो। Yes, sir. तो हमारा ये आ गया ना, आ गया ना। अच्छा, चेंज इन स्टॉक आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 215 150, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 150। तो चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, हम 100। स्प्लिट करके, हाँ हम बिल्कुल स्प्लिट करके बता रहे हैं, चेंज इन स्टॉक, ताकि आपको बिल्कुल, मतलब इसको आप कोई भी बच्चा देखेगा ना तो वो समझ जाएगा, ऐसा मैं कोशिश मेरी है। तो चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, 250 माइनस नर्सरी का बच्चा की हैंडराइटिंग, आ गया आंसर। हाँ आ गया ना बेटा, 100 आ गया। आप लोग का आंसर आ गया होगा, आप लोग तेज बच्चे हो, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, ये सेल्स हमारा 2700 है और शुभांकिता चेंज इन स्टॉक कितना है 100 है
तो 2700 प्लस 100 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। 800. हाँ, इक्वल टू क्या हो गया? 2800। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा हो गया बड़े आराम से, ये तो हम निकल गया। अब दूसरी स्लाइड में जाना पड़ेगा इसके लिए, और क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिप्रिसिएशन, ये सब दिया होगा, सब्सिडीज दिया होगा। ओके, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस, क्या निकलेगा? ग्रॉस, ये ग्रॉस वैल्यू जीवीए एमपी। आशुतोष, ओके बेटा, आपका मैच हो रहा है आंसर? ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ये क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड है, पहले ध्यान दो। ठीक है, वैल्यू एडेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो गया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, बोलो। Intermediate consumption. यस, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब हमारा देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? आया 2800. 800, और इंटरमीडिएट Minus कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे मार्क करके कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के दो कंपोनेंट हमको हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट से करें, तो यहां मैं आपको हिंट के लिए लिखता हूं, डोमेस्टिक मार्केट से हो सकता है, हम सामान को परचेज कर लें, रॉ मटेरियल। और दूसरा क्या होता है कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट ना? जैसे हम बहुत सारे एलईडी बल्ब बनाते हैं तो चाइना से उसका स्पेयर पार्ट लाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट से हो सकता है और इंपोर्ट से भी हो सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट से हमारा कितना है? वो क्वेश्चन में देखिए 500। ओके, क्वेश्चन में कितना है? 500, और इंपोर्ट कितना है? ठीक है, 60 है। ओके, क्वेश्चन ध्यान देते रहिए भाई, ये हमारा कितना है? 60 है। ओके, करेक्ट ना? बोलते जाइए, बोलो Yes, भाई। तो यहां पर हमारा क्या? 2800 माइनस 500 प्लस 60 हो जाएगा ना, तो 560 हो जाएगा, करेक्ट ना? बोलो भाई, Yes, sir. Yes, तो ये sir. कितना हो जाएगा? 2240 आ गया आंसर. शाबाश, 2240 लाख करोड़ की बात हम बाद में करेंगे। तो 2240 आ गया, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी आ गया। कितना आ गया ना? बोलो भाई। अब आपको अगला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बोलो, हमको लग रहा है नेट वैल्यू एडेड। NVA at FC. हाँ, यस, करेक्ट। तो आपका उसका फॉर्मूला क्या है? एन वी ए एफ सी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर का कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवी ए एमपी। ठीक है, माइनस, अब ग्रॉस से हमको किस पे जाना है? अब यहां ध्यान देना है शुभांकिता, ध्यान देना। ग्रॉस से हमको कहां जाना है? नेट की तरफ। नेट की, देखो ये नेट है ना, ये तो ग्रॉस और नेट में किसका रिलेशनशिप है? माइनस Depreciation. का। ठीक है, तो किया तो हमारा ये नेट आ जाएगा। ओके, एन आ जाएगा, नेट। ठीक है, आप लिखते जाएंगे तो मेरे राइटिंग तो माशाअल्लाह, तो आप समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वी है, ये वी है, ये ए है, ये है, देयर इज नो चेंज। एक जो चेंज था, तो ग्रॉस से हमको नेट पे आने के लिए ग्रॉस माइनस डेप इक्वल टू नेट आ गया। अब हमारा दूसरा क्या? एमपी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे आओगे? Minus NI. Minus NIT.
शाबाश। माइनस माइनस हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, माइनस, ओहो, ठीक है। तो ये माइनस एन आई और ये आप टी लिख गया तो सही है, नहीं तो ठीक है, हो गया। NIT माइनस NIT करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या NIT दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दे दिया हुआ है, कितना है 60 है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन कितना है 100 है, ठीक है, ये ना। तो GVMP माइनस हमने यहां लिख दिया DEP डिप्रिसिएशन माइनस NIT। तो ऐसा करेंगे तो NBAFC आ जाएगा, ठीक है। 1980 आ गया सर। विजुअल टू, ठीक है। तो 2240 2240 माइनस 100 माइनस 60, यहां लिख रहा हूं माइनस 60, मतलब 2240 में से 160 माइनस करना है, तो कितना आ रहा है 2080। शाबाश 2080। इसमें किसी को कोई समझने में दिक्कत? सर बोलिए। नो सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 330 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का? यस सर। सर उसमें आपने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में रॉ मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, क्यों बेटा? सर आपने अभी बताया ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट को ऐड करते हैं। परचेज देखो बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ना, तो उसमें इंपोर्ट की बात ही नहीं है। हाँ? तो सर इसमें दोनों दे रखा है ना, परचेज भी और इंपोर्ट भी। किसमें? सर फर्स्ट क्वेश्चन में सर जैसा भी इसमें दिया हुआ था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपने दोनों को ऐड करके फिर माइनस किया था ना। ऐसा क्या? यस सर। पिछले क्वेश्चन में देखूं। हाँ, पिछला क्वेश्चन, अगर परचेज डायरेक्ट, लैंग्वेज में अंतर नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट, तो सर मतलब अगर ऐसे सिर्फ परचेज दिया होगा तो हमें, और इंपोर्ट दिया होगा तो हमें इंपोर्ट ऐड नहीं करना है। हाँ बेटा, ये दोनों के लैंग्वेज में अंतर है बेटा। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। तो ये समझ में आया। तो 2080। ओके, चलो इसका वीडियो भी आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि मेरा एफर्ट कम रहे, कि हमको बार बार करना ना पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ अपने से भी कोशिश करो आप, ठीक है, और ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन हम सॉलिड, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट FC। अब आते हैं नेट वैल्यू एडेड FC, NVAFC, नेट वैल्यू एडेड एट FC। ओके, निकालना है। अभी तक आपने ये देख लिया कि NVAFC, GVAMP, ये सब आप उन सब वर्ड से फैमिलियर हो चुके हैं। ओके, और आप जानते हैं कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। जब ये अभी आपने देखा तो आप अब आपकी फैमिलियरिटी बढ़ रही है। देखो, आप ये जान रहे हो कि NVFC उनको अगर निकालना है तो GVMP में से डिप्रिसिएशन माइनस NIT कर लेंगे तो वो निकल आएगा, ठीक है। आप इससे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड MP है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो वो निकल आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है। ये सब आप सब चीजों से आप समझते आ रहे हैं। सेल्स है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट है, दोनों उसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो डोमेस्टिक मार्केट से भी हो सकता है और इंपोर्ट से भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें आप कंपोनेंट आप समझते आ रहे हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है, फ्रॉम द, पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा, पढ़िए जरा, आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, पढ़ो बेटा।
ध्यान से पढ़ेंगे, डू इट फास्ट, बोलो भाई, चलो आयुषी पढ़ो बेटा। From the following data, calculate net value added at factor cost. First, sales 300 crore. Second, opening stock 40. Third, depreciation 30. Fourth, intermediate consumption 120. Exports 15. Change in stock 20. Net indirect tax 15. Factor income to abroad 10. ठीक है, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे बताइए, निकालिए जरा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और हाँ ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, तो इसका मतलब क्या, हमारा चेंज इन स्टॉक वाला फॉर्मूला लगेगा। और चेंज इन स्टॉक देख लो, यहाँ देख लो 6 और सेकेंड, यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो आपको कौन सा लोगे आप, Change in stock. वेरी गुड, ठीक है, चेंज इन स्टॉक लोगे। ओके, ठीक है, हमको निकालना है NVAFC। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए हमेशा हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट होना जरूरी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, VO, क्या करेंगे, VO क्या है, VO क्या है, वैल्यू ऑफ Value of output. यस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, S फॉर क्या है, Sales. यस, प्लस Change in stock. हाँ, Change in stock. चेंज इन, इसका कर दिया, ये चेंज है, समझ लो, ये हमारा चेंज अलग होता है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, निशान समझ में आ रहा है बेटा, शुभांकिता, क्वेश्चन करते जाओगे दिमाग में बैठते जाएगा, जितना ही Yes, क्वेश्चन sir. करोगे, हाँ दिमाग को रगड़ना है बस। ये तो गजब हो गया, ये तो इतना घटिया तो हैंडराइटिंग किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 2 कीबोर्ड खरीद चुका हूँ और दोनों कीबोर्ड कुछ दिन बाद वो काम करना बंद कर दे रहे हैं। अब मुझे खरीदने की इच्छा नहीं हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि मोबाइल पर करता हूँ, लेकिन यह क्वेश्चन डिस्प्ले करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बार बार, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर करते हैं। लेकिन ये चेंज इन स्टॉक, ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छी तरह। सेल्स क्या है जरा आप बताओ, बताइए सेल्स क्या है, जल्दी 40. बताइए। क्या है, 40. 40 है, सर फोर्थ कर रहे हैं ना, हाँ 40 है। 300 है। सर 300 हाँ, है, वही है। सॉरी हाँ 300 है। हाँ, तो 300 है, ओके, तो हमारा पहले क्या लिखेंगे, 300, हाँ 300, ओके, और ये हमारा 300 लिखा, प्लस अब चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम लोगों ने बात कर लिया था, हम लोगों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया था कि हम लोग चेंज इन स्टॉक को लेंगे, क्यों, कि बाप को पकड़ो, बोलो भाई, तुम लोग से मुझ से भी सुनो कैसे बोलते हो। बेटे को जाने दो। ठीक है, जाने दो, छोड़ो। ठीक है, 320, ठीक है, तो 320 हो गया, ओके, तो हमारा एक चीज तो निकल गया। अब हमारा जब वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अब तो एक काम आसान लग रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान में देखो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, अब हम बहुत नजदीक है मंजिल की तरफ, नहीं, एन देखो कितना बढ़िया डिजाइन बन जाता है, NVAFC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या होगा, NVAFC क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट VO माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो सर ये तो GVAMP होगा ना, क्या, NVAFC थोड़ी होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हाँ, इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो होता है ना GVAMP। तो यहाँ पर अच्छा देखो, तो हम जब करेंगे तो देखना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, अगर
अच्छा सुनो, क्वेश्चन को ध्यान में देखो, ठीक है। क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम क्या क्या माइनस करें कि एनवीएफसी होगा, ऐसे सोचो, ठीक है। अगर आप क्या क्या माइनस करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में, अगर क्वेश्चन के मॉडल को देखो तो क्या क्या माइनस करोगे कि आपका सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। हाँ यस, तो पहला हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया 120, ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात। आपका हम जीवीए एमपीए मान रहे हैं, ठीक है, तो 120 माइनस होगा, इसके बाद क्या माइनस होगा बोलो? 30। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 30। ठीक है 30, इसके बाद क्या माइनस होगा? एनआईटी। एनआईटी कितना है? 15। 15। 15, ओके चलो, ठीक है। तो हमारा मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, आप बिल्कुल सही हो कि हम जीवीए एमपी निकलेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जीवीएमपी जो है यहाँ पर हमने किया है उसको देख लो सकते हो। ये जीवीएमपी देखो, जीवीएमपी से देखो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, एनवीएफसी जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हमारा, और इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लिया हमने, और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारा? 320। तो 320 माइनस इतना इतना, अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, आप इतना लिख देना, मैं ये कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 130, 40, 45, 65, तो माइनस 165 कितना? 155 के आसपास, ये ना? कितना आ रहा है सर? 155। 155, तो ये 155, ठीक है। आप इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया? लिखिए जल्दी से। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक्सपोर्ट है वो सेल्स का हिस्सा है, इसलिए आइटम जो 5 है हमारा एक्सपोर्ट, उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमने बताया था सेल्स के 2 कंपोनेंट हैं, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स। यस, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स। तो चूंकि हमारा सेल्स दिया हुआ है इसलिए हमने आइटम नंबर 5 जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और जो लास्ट में आपका दिया हुआ ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसकी इसमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। एनवीएफसी निकालने में उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसको हम लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए वो दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एनवीएफसी निकलेगा। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट को हमने इग्नोर कर दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो हमने चेंज इन स्टॉक पर ले लिया, 320 आ गया हमारा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है एनवीएफसी, ठीक है, नेट है, तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करेंगे? पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये क्या है? ग्रॉस। तो जीवीएमपी में से आप माइनस कर दोगे, इसको डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे और क्या एनआईटी को माइनस कर दोगे, तो एनवीएफसी आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 120 माइनस 30 माइनस 15, ये हमारा टोटल 155 आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले इसको सेटलमेंट कीजिए। जल्दी से करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, पढ़िए।
एक बच्चा पढ़ लेगा और बाकी बच्चे इसको तब तक नो, आपके पास तो क्वेश्चन है ही है, कोई इशू नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन सबके पास है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करो बेटा, एक बच्चा पढ़िए और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो एफर्ट करेंगे तभी होगा, आपको बाकी क्वेश्चन खुद ही एफर्ट करो। चलो जल्दी करो, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा। सर 6th। हाँ नहीं 5th है ना बेटा, कि 6th करोगे? सर 5th ठीक है। 5th ठीक है। हाँ एक गैप करके छोड़ो कि छोड़ दो, खुद करो, ऐसा नहीं होगा। सर 6th कर लेंगे, आप 5th करा दो। हाँ 6th कर लोगे, 5th नहीं हो पाएगा। नहीं सर 5th करा दो एक बार ट्राई करी करोगे? सर मैंने कर रखा है ट्राई। नहीं हुआ है सर मतलब हो तो गया, पर मेरे को पता नहीं है ना आंसर करेक्ट है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसा करो, जैसे प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, चलो ठीक है करो। तो इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग द ट्रांजैक्शंस टू प्लेस कैलकुलेट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है ऑफ हाउस होल्ड्स। पहले बात तो यह है कि हाउस होल्ड के द्वारा कितना कंजम्पशन पर खर्च किया गया उसको निकालना है, एंड देन वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म बी के द्वारा कितना वैल्यू एडेड किया गया, मतलब फर्म बी ने किसी से कुछ परचेज किया होगा तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू एडेड मतलब उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो अब आप इसको क्या करोगे? सबसे पहले फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ 80 crores and firm C to 50 crores and to household 30 crore and goods of value rupees 10 crore remains unsold, ठीक है। तो आप पहली बात तो इस क्वेश्चन को सजाने का प्रयास करो। कैसे सजाओगे? जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह सजाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चलिए सजाते हैं। और फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी इतना इतना, ये सब आप इस क्वेश्चन को जैसे पहले देखो, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी घबराहट होती है, मैं समझ रहा हूँ, है ना, लेकिन आपने किया है आयुषी, तो सो गुड। चलो तो पहले हमारे अनुसार इस क्वेश्चन को हो सकता है अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं इसको। पहली बात सजाओ, कैसे सजाओगे? जैसे पहले समझाया था, एक छोटी सी बड़ी लाइन खींच लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर फर्म एक और ड्रॉ कर लो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पॉइंट बोलो भाई। यस सर। तो फर्म ए का हमने लिख लिया, इसका यहाँ नीचे लिखता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है एफ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मान लो ये एफ लिखा हुआ है। फर्म ए क्या क्या इसका ड्रामा है देखो जरा। एस टू लिखो भाई, एस टू बी सेल्स टू बी, ठीक है। वो कितना है? यहाँ लिख दिया 80, ठीक है, ओके। फिर क्या है? एस टू बताओ हाउस होल्ड, क्वेश्चन सामने रखो बेटा, आप लोग बोलते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सेल्स टू हाउस होल्ड वो कितना है? 30, सही है ना? बोलो भाई। सेल्स यस टू, सर। गलत होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं सेल्स टू सी, मतलब ए का जितना है ना जन्म कुंडली वो निकाल के रख देना। ए ने जो काम किया है उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दो, है ना। इन दोनों को देख लो, ए ने जो काम किया है सबको हम सल्टा रहे हैं। सल्टाना मतलब समझते हो? एस टू सी, ठीक है। वो कितना किया है? सेल्स टू सी वो 50 किया। कोई वैल्यू गलत होगा तो बोल देना मुझे, ठीक है। और इसके बाद क्या है?
रिमेन्स अनसोल्ड भी है ना, तो उसको हमने लिख दिया आर। आप लोग पूरा लिखेंगे रिमेन्स अनसोल्ड, रिमेन्स लिखा हुआ, आर मतलब रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स अनसोल्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। रिमेन्स अनसोल्ड कितना बच गया भाई, 10। ये तो मैंने अभी बस समझ लो कि बस जन्म कुंडली लिखी जा रही, जन्म कुंडली लिखी जा रही। ओके, अब आते हैं, ये हो गया ए का जन्म कुंडली। अब बी की जन्म कुंडली लिखना है, बी का डिटेल लिखना। हमारी राइटिंग तो गजब की। सेल्स टू सी, एस टू सी, क्या है, एस टू सी, सेल्स टू सी, ठीक है, कितना है, 70। ठीक है, 70 सज रहा है ना, देखो सजने से आसान लगेगा। फिर क्या, सेल्स टू सी कितना है, जल्दी बताओ, सेल्स टू एस टू सी, सर डी, डी सॉरी, हाँ डी 40। 40, हमने 40 भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है। मैं देखो स्पेस कम है इसलिए मुझे घूमना पड़ेगा इधर उधर। एक्सपोर्ट में लिख दिया, ये कितना है, 30 आ गया, शाबाश। और क्या है, सेल्स टू गवर्नमेंट, हाँ एस टू गवर्नमेंट, एस टू गवर्नमेंट, जी लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको एक बार देख लो, हाँ ध्यान से देख लो, एस टू गवर्नमेंट, ये कितना है, 5। 5। यहां लिख रहा हूं बेटा, बाई गॉड, ठीक है, 5 हो गया। ओके ओके, समझ में आई बात, बोलो भाई। यस सर। अब देखो हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स केवल फर्म ए से परचेज करता है, वो भी कितना, 30 करोड़ का, ठीक है। ध्यान देखो, सेल्स टू हाउस होल्ड है ना, यस सर। हाँ, सेल्स टू हाउस होल्ड क्या है, 30 करोड़ है। और क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 30 करोड़, ये हो गया ना, हाँ। कोई दिक्कत, नो सर। चलो अब देखो, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वैल्यू मतलब आउटपुट कितना हुआ फर्म बी के द्वारा, इसको पहले निकाले, है ना, मैं गलत बोल रहा हूं, बोलो बेटा। 145 करोड़। हाँ वो तो आएगा, लेकिन उसको थोड़ा स्पीड करके बताना पड़ेगा ना। तो आप इसको देखो, दूसरे पेज में जाऊं, इसको इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास हो गया, इतना लिख लिया आप लोगों ने, यस सर। चलो तो हम आते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर बी पर, हम बी पर आते हैं। ठीक है, बी पर आते हैं। तो वी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, ऑफ बी, ओके। अब इसको जानने के लिए देखो, आपको बी के द्वारा किए गए काम को देखो, ये बी ने क्या किया, एस टू फर्म सी, यही किया ना, एस टू सी, एस टू सी, ठीक है। बी के काम को देखो, एस टू सी, सेल्स टू सी, बोलो भाई, बोलो। और इसके बाद क्या है, फर्म बी, सेल्स ऑफ फर्म बी टू फर्म डी, ठीक है, एक ये भी है। फिर एक्सपोर्ट, फिर सेल्स ऑफ फर्म बी टू गवर्नमेंट,
यही काम किया ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, ये सबको हम जोड़ दें, करेक्ट ना? बोलो भाई, हम Yes, वैल्यू sir. ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं। तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको दोबारा लिखने में मेरा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? ये हम वहां पर पिछले स्लाइड से ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो सेल्स टू सी, इसका जो सेल्स का काम किया गया, सेल्स टू डी, बेचने का काम किया, सारा सेल्स यहाँ निकालना है। एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी है, ये अलग अलग फर्म को है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, तो दोनों मिलके सेल्स हो गए। और गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट को डिजाइन किया, गवर्नमेंट को एक अलग प्रोडक्शन यूनिट की तरह हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम यहाँ हमने क्या किया, 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5, तो एक 145 हो गया, करेक्ट ना? बोलो भाई, हम ये लिख दे रहे, ये 145 हुआ। यही 145 हम क्या कर रहे हैं, हम यहां लेकर आ रहे हैं 145। समझ में आ गया? बोलो भाई। Yes, sir. बोलिए, ठीक है। अब वैल्यू एडेड निकालना है ना, वीए, वैल्यू एडेड बाई बी, वैल्यू एडेड बाई बी, ये क्या होगा, वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वीओ बाई, माय गॉड, वीओ बाई वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई बी, देखते जाना बेटा, कहीं मिस्टेक होगा बताना, माइनस, यहां माइनस ले लेते हैं, माइनस क्या है, परचेज बाई बी। तो परचेज किससे कर रहा है, ये ए से कर रहा है ना, ए का परचेज बताओ जल्दी से, परचेज 80. परचेज ऑफ बी, परचेज ऑफ बी, ओके। तो क्या हो गया, वैल्यू एडेड बाई बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं वैल्यू एडेड का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज होता है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई बी और माइनस परचेज ऑफ बी, तो 145। अब मैं कल से पेन पर से उस पर मोबाइल से पढ़ाऊंगा, 145 माइनस 80, ये 80 है, ये 80 है, इसको तो ठीक से लिख दो, हाँ ये 80, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 65। आई होप इट इज क्लियर। ओके ओके बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. तो ये समझ में आया, यस सर। Yes, sir. समझ में आया ना ऐसा, हाँ बोलो भाई। Yes, sir. आ गया।